Hello. Let us start question discussion. Question पढ़िए. If the thickness of a structure member is small as compared to its length and width, it is classified as. तो क्या बोल रहा है? जो इसका width है, thickness जो है, जो thickness दिया हुआ है वो क्या है? Small है as compared to what? As compared to length and width, है ना? Length and width. तो क्या होगा? ये टू डायमेंशनल होगा. कैसे क्या होगा? देखिए समझा रहा हूँ मैं. मान के चलिए ये एक प्लेन है, दूसरा एक प्लेन ये, ठीक है. देखिए जब भी कोई भी शेप में अगर आपको उसका लेंथ दिखाई दे, विड्थ दिखाई दे, या लेंथ विड्थ एंड हाइट दिखाई दे, LBH, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशन. ठीक है. अगर उसका सिर्फ लेंथ या विड्थ दिखाई दे, LBH का एक, अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ, 3D शेप अगर आप जानना चाहो तो 3D शेप आप एक बॉक्स ले लो, है ना. फ्लिपकार्ट से जो आप ऑर्डर मंगाते हो, शूज का जो ऑर्डर मंगाते हो, शूज आता है आपके पास, जिस बॉक्स में आता है वो उसका क्या है? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. वो क्या है? आपका 3D शेप है. अपना बीम जो है वो क्या है? उसका लेंथ है, विड्थ है और हाइट है. तो वो क्या है? 3D शेप है. अब एक चीज ध्यान में रखना है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों इतना कंपेरेटिवली इतना लार्ज होना चाहिए ताकि जो है वो आप काउंट कर सको, है ना. अब मान के चलो लेंथ बहुत लंबा है, बहुत बड़ा लेंथ है. सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं एक पेज का. ओके. पेज पे आप क्या करते हो? पेज पे जो है आप, उसका क्या दिखाई देता है? सिर्फ लेंथ दिखाई देता है और हाइट दिखाई दे रहा है उसका, है ना. अगर आप पेज को खड़ा करो तो उसका थिकनेस तो आप एकदम नील है, थिकनेस है, लेकिन एज कंपेयर टू लेंथ एंड हाइट इट्स थिकनेस इज ऑलमोस्ट जीरो, है ना. तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन हो जाएगा. अगर सिंगल डायमेंशन देखना है तो एक पतला सा लकड़ी ले लो, एक सिंगल स्टिक एकदम पतली सी, तो क्या हो जाएगा? वन डायमेंशन हो जाएगा. तो ये थोड़ा इजी वे में है समझने का. तो क्या बोल रहे हैं? थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंबर इज स्मॉल, थिकनेस जो है कम है, लेकिन लेंथ और विड्थ ज्यादा शो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू डायमेंशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, क्या बोल रहे हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ. तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो किसका रेशियो होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है और जितना आपको उस पे अलाउ करवाना है लोड. ठीक है. जैसे हमने कंक्रीट ये लिया था, स्टील, Fe415, Fe415. तो Fe415 में आप कितना अलाउ कर रहे हो? 230 कर रहे हो. तो जब आप 415 को जब 230 से जब डिवाइड करोगे तो आपको कितना आता है? ऑलमोस्ट 1.85 आता है. उसी तरह जो आपका M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है? 30 Nm/mm². लेकिन आप परमिसिबल कितना परमिशन देते हो? ओनली 10. तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो इसलिए क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाई परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस. आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर FOS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस. यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? जिस पे वो फेल कर जाएगा, इसके आगे वो फेल कर जाएगा. यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या? वर्किंग स्ट्रेस, जिस पे आप काम कर रहे हो, है ना, वर्किंग स्ट्रेस. तो कौन सा है ये? यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस. का एक आंसर इज ए. ओके. टेंसाइल स्ट्रेंथ से कंफर्म नहीं हो रहा ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना बोल रहा है वो, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस नहीं होगा. कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि पता नहीं ना कि कितना कंप्रेसिव, क्या स्ट्रेस बोल रहा है. बियरिंग स्ट्रेस ये भी नहीं. करेक्ट, करेक्ट आंसर इज यील्ड स्ट्रेस. कितना पे वो फेल करने वाला है ना, कि वो फेल ही कर जाएगा.
उसको आप किससे, वर्किंग स्ट्रेस, जो आप काम में यूज करोगे, जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो, उसको क्या बोलोगे, वर्किंग स्ट्रेस बोलोगे। परमिसिबल स्ट्रेस को क्या बोलोगे, वर्किंग स्ट्रेस बोलोगे। तो वही, तो यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। द मॉड्यूलर रेशियो m of concrete whose permissible compressive stress is c may obtained from the equation। इक्वेशन क्या बताया था आपको m का, मॉड्यूलर रेशियो का, जो आपको बताया हूँ वो क्या है, वो है m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सी बी सी, ये बताया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए 280 नहीं है, तो 280 हो सकता है वो हमें किस चीज़ में दिया होगा, 280 हमें दिया होगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में, ये जो वैल्यू हम दिए हैं आपको, है ना। लेकिन आप वही अगर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में आप जब देखोगे, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखोगे, तो क्या बोला था, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो 100/10 कर देना, तो क्या हो जाएगा, 2800/3 सिग्मा सी बी सी, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज 2800/3 सी सी, इसको सिग्मा, सिग्मा सी बी सी को आप सी भी बोल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और M15 ग्रेड कंक्रीट 1 to 4 द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर इज। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जब बोला जाए, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे, MOR। इससे ध्यान रखिए MR बोलते हैं। ओके, MR क्या होता है, आपको मैं बोला था बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन आपको बताया था। बैलेंस सेक्शन में मैं क्या बताया था कि जो हम ये स्ट्रेस डायग्राम बनाया था WSM में, तो ये जो बताया था, ऊपर में क्या बोला था, ऊपर में रहेगा CBC, सिग्मा CBC, और नीचे में रहेगा सिग्मा CBT, CBT रहेगा, जिसको हम FCBT बोले थे, जो भी है। ओके, तो इसमें क्या है कि मैं ये बोला था कि जो यील्ड स्ट्रेस है, जो आपने परमिसिबल स्ट्रेस लिया है, जैसे कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने लिया है, तो ऊपर में आप मैक्सिमम कितना जा सकते हो, 10 तक जा सकते हो, है ना। सिग्मा CBC का वैल्यू कितना होगा फिर 10। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा कि M10, सॉरी 10 पे जाओगे आप, मैक्सिमम M30 ग्रेड है तो मैक्सिमम 10 Nm/mm² पे जाओगे। और अगर आप Fe 415 लिए हो तो आप कितना नीचे, टेंसाइल स्ट्रेस कितना मैक्सिमम जा सकते हो, 230 Nm/mm²। तो बैलेंस सेक्शन में क्या बोलता है, बैलेंस सेक्शन में सेक्शन ऐसा पहुंचा हुआ है कि ऊपर में जो है कंप्रेशन में 10 पे पहुंचा हुआ है, और नीचे कितने पे पहुंचा है, नीचे पहुंचा है 230 Nm/mm² पे। ठीक है, ये नहीं, 230 Nm/mm² पे नहीं पहुंचा रहता, ये 1 मिनट में को चेक कर लो। तो ये FCVT वैल्यू पे पहुंचता है ना, ये जो है 1 मिनट FCVT वैल्यू पे पहुंचता है ना ये। तो क्या बता रहा था कि ऊपर में जब ये बैलेंस सेक्शन में क्या है कि ऊपर में मैं बता था आपको, सिग्मा CVC पे पहुंचेगा तो नीचे सिग्मा ST, सिग्मा ST क्या था, हेलो बच्चों, जो हमने 1.80 से डिवाइड किया था, जैसे F415 है तो इसका जब 1.8 से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया था, ये सिली मिस्टेक है, नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो 415 को जब 1.80 से करते हो तो कितना, 230 Nm/mm² आ जाता है। बैलेंस सेक्शन में क्या बताया था कि ऊपर में ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा और नीचे में भी सिग्मा ST मतलब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो ये बताया था। तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको MR निकालना होगा, क्या मोमेंट निकालना होगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं, मोमेंट निकालना होगा, तो मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा
एम आर जिसको आप बोलोगे उसको क्या है, क्यू बी डी स्क्वायर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, क्यू बी डी स्क्वायर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब मोमेंट एम आर का एक फॉर्मूला और भी होता है। एम आर को आप और कैसे लिख सकते हो, एम आर इज इक्वल टू, और क्या होता है, बी इंटू एक्स ए सी ए बाई टू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। और एम आर को और कैसे लिख सकते हैं, एम आर को और लिख सकते हैं टी ए इंटू ए एस टी डी ए माइनस एक्स ए बाई थ्री। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ है, ये फॉर्मूला अभी जानने का जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट चैप्टर ये सब में आएगा तो ये फॉर्मूला आपको, फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप जानो कि एम आर इजिकल टू क्या होता है, एम आर इजिकल टू होता है क्यू बी डी स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्यू जो है आपसे क्या पूछा है, रेसिस्टेंस फैक्टर, मतलब क्यू का वैल्यू पूछा है ना, ये फैक्टर क्यू का फैक्टर, क्यू का वैल्यू पूछा है, तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्यू का जो है, क्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। क्यू बी डी स्क्वायर में से क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो निकालोगे आप, तो क्यू निकालने के लिए उसके पहले कुछ चीजें हैं जो निकालना पड़ता है। वो क्या है, आपको है, एक है सी है, जे है, के है, एम है ना, और टी है। ये पांच वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सी जे के एम एंड टी। तो सी तो क्या होगा, सी जो होगा आपका सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा, सिग्मा सी हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। फिर टी क्या हो जाएगा आपका, टी जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिग्मा एस टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन बताया था मैं, लिमिटिंग सेक्शन है। चलिए अब क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए चलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो बता दिया, ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए क्यू इज इक्वल टू जो होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 सी जे के। ठीक है, अब सी तो पता है, मैं बता दिया, सी क्या है, सी जो है सिग्मा सी बी सी है। ओके, टी क्या है, सिग्मा एस टी है, टी आएगा अभी। तो सी नहीं पता तो सी कैसे निकालेंगे, सी, सी तो पता चलिए, जे और के नहीं पता है, तो चलिए जे का फॉर्मूला क्या होता है, जे का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, ये याद कर लीजिए, 1 - k/3। आई एस कोड में क्यू का डायरेक्ट वैल्यू भी है दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी यूज कर सकते हो। हाँ, तो ये जे क्या हो गया, 1 - k/3। अब के नहीं पता तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी प्लस टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एम सी, है ना, तो आ जाएगा के इज इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाई टी प्लस एम सी। ठीक है, तो ये है। तो अब इन तीनों फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक साइड में। ठीक है, तीनों को क्या करते हैं, लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या बोलता है, एम सी टी प्लस एम सी। अब एम, एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एम निकालने के लिए क्या बताता है, 280/3 सिग्मा सीबीसी। सीबीसी चलो मान के M15 बोल रहा है, तो M15 में कितना हो जाएगा फिर ये, 15 को 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 280/3 × 5, है ना। तो डिवाइड करके कितना आ रहा है, 5 से कट करो इसको तो 5, 5 जाओ 25, 5 6 से 30, आपका ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 303, फिर 24 सेकेंड। हाँ, तो आप ये निकालना, ये कितना आ जाएगा आपको, एम का वैल्यू आप इससे निकाल लेना, तो जो भी आएगा आप वो डाल देना ना। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आप डाल देना, कैलकुलेटर से मैं देख लूंगा, तो वो डाल देना। फिर टी का वैल्यू पता ही है, एक बार पूरा फॉर्मूला में ही डालते हैं। एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको, क्या है, 280,
डिवाइड बाई 3 क्रॉस 5 क्रॉस सी कितना है 5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी कितना है अपना, टी नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप, जो सबसे M15 में आप क्या यूज करोगे, M15 में आप 250, फिर 250 ग्रेड का कौन स्टील यूज करोगे तो 250 है, तो 250 को 1.8 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 140 के आसपास, 140 पॉइंट कुछ आएगा, तो क्या है, क्या ये स्कोर जो है 250 का कितना दिया है, 140 दिया है आपको, 140 आप ले लोगे, ओके, इन WSM। उसके बाद फिर क्या है, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, M 280/3 क्रॉस 5, और C कितना है, फिर 5 है, तो ये तो कट रहा है सीधे, 5 5 5 5 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, 280 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 420 प्लस 280 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई 0, 8 और 2 10, 4 1 5, 280 डिवाइडेड बाई 500, तो के का वैल्यू जो होगा वो आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 280, 0 से 0 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, टू, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.44 के आसपास, है ना, 520, 25, हाँ 0.4 डाल दो, है ना, 832 तो ज़्यादा हो जाएगा, 40, हाँ ठीक है, तो आपका 0.4 आ जाएगा के का वैल्यू कितना आ गया, 0.4। चलिए, तो मैं ये बाकी का कैलकुलेशन डिलीट कर रहा हूँ और बस के का वैल्यू लिख रहा हूँ, के का वैल्यू हमें आया 0.4, के का वैल्यू आया 0.4। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक नहीं करा है हमने, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, तो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहा है ना, तो ये नहीं देखेंगे कि अरे टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम नहीं ज़्यादा लग रहा है, कॉन्सेप्ट वैसा है। अब जे का वैल्यू क्या होता है, जे इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - k/3, तो के क्या है, k/3 लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 0.4 डिवाइडेड बाई 3, 1 - 0.4, तो 3 - 0.4 कितना हो जाएगा, 3 - 0.4 हो जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 3, तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 0.38 0.8 24, फिर 20666 होगा तो 0.867 हो जाएगा, तो जे का वैल्यू कितना आ रहा है, जे का वैल्यू आ रहा है 0.867, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, अब डायरेक्ट आ जाएंगे किस पे, क्यू पे। क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 CJ/K, 1/2, सी कितना है, 5 है, जे कितना है, 0.867, 0.867, के कितना है, 0.4 है, अब मल्टीप्लाई इसको, कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ये, अब क्या है, 5 × 2 = 10, तो 1 हो गया ये, 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 0.867, तो 0.867 ऑलमोस्ट 0.87, तो करेक्ट आंसर इज ए 0.87, है ना, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया, मजा आया। बस क्या रखना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब भी एम आर वैल्यू तो क्या, Q/BD², Q/BD² LSA में भी क्या, एम आर इज इक्वल टू Q/BD², WS में भी क्या, Q/BD², बस इतना ध्यान रखना है, ओके। रेजिस्टेंस फैक्टर क्या है, Q है, चलिए अब याद रख लेंगे इसका, ये चीज हम याद रख लेंगे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, if the stress in each if the stress in each cross section of a pillar is just equal to its working stress, its form is called, मतलब क्या है कि अगर कोई भी पिलर में, है ना, जो स्ट्रेस जो उस पर लगाया जा रहा है, स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन, उसके हर क्रॉस सेक्शन पे जो लोड लगाया जा रहा है वो क्या है, इसके वर्किंग स्ट्रेस क्या बताया था आपको मैं, वर्किंग स्ट्रेस का मतलब जो परमिसिबल
परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो बोलते हैं, यस, है ना। तो क्या होगा, its form is called form of equal stress, form of equal strength, है ना, फॉर्म ऑफ इक्वल सेक्शन, तो इक्वल स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना। जितना लोड, जितना प्रोवाइड किया हो, जितना लोड सहने के लिए आप उस बिल्डिंग को बनाए हो, उतना ही उस पे लोड लग रहा है ना, उतना ही उसमें स्ट्रेस जो है क्या हो रहा है, आ रहा है उसी क्रॉस सेक्शन पे, उस क्रॉस सेक्शन पे, इन हर क्रॉस सेक्शन पे उतना ही स्ट्रेस आ रहा है, जितना के लिए आप डिजाइन किए हो उतना ही अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ होगा, या फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेस होगा, फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेस नहीं होगा, फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा ये। अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सेस इज, तीन तरह का ग्रेड होता है, तीन तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना। तो क्या क्या होता है ये देखते हैं। पहला है आपका ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका M10, M15 एंड M20। ओके, तीन आएंगे इसमें। फिर क्या आएगा आपका, एक बीच वाला होता है, तो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ये कितना होगा फिर, ये 25 से लेके 55, 50 तक होता है, 55 तक लेते हैं इसमें, ठीक है। M25, M30 से लेके कितना, M55 तक, ठीक है। कोड में देख लेना एक बार आप, M50 तक ही लेते हैं शायद अब M50 तक ही लेते हैं। अब एक होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये कितना होता है, M55 से जो एबव होते हैं वो M60, M70, M75, M80, ये 50 तक ही होता है। देख लेना एक बार कोड में, तो कितना, तीन तरह के ग्रेड होते हैं, ये यही पूछेगा मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per specification, the nominal concrete cover for moderate exposure should not be less than, ये सब तो बताया हुआ है, करा हुआ है, पहला क्लास में करा था, तो करेक्ट ऑप्शन इज 30 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील एज कम्पेयर टू कंक्रीट इज, क्या होगा, हमेशा लोअर हुआ, कम होता है ना, कंक्रीट का कहाँ 3 होता है और स्टील का कितना होता है 1.8। In limited state approach, spacing of main reinforcement controls primarily, जो मेन रिइंफोर्समेंट लगता है कंक्रीट में लिमिटेड स्टेट मेथड में, वो क्या किस चीज़ के लिए, वो स्पेसिंग उसका किस चीज़ के लिए लगाते हैं, स्पेसिंग जो है वो सही किस चीज़ के लिए होता है, वो क्रैकिंग ना हो, क्रैकिंग से बचाने के लिए लगाते हैं, है ना। कोलैप्स तो होगा ही नहीं, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, क्या होगा, क्रैकिंग के लिए, है ना। प्राइमरली जो है स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो स्पेसिंग होता है रेनफोर्समेंट के बीच में जो भी है, वो किसके लिए, क्रैकिंग के लिए, ठीक है। क्या है, इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। स्ट्रेन जो होगा मैक्सिमम जो होगा वो कंक्रीट के साइड में कितना होगा, वो होगा 0.0035, ठीक है। अब ये कंक्रीट के साइड में होगा तो क्या टेंस, स्टील के साइड में एफसीबीटी जिधर होता है बॉटम मोस्ट पार्ट में, उधर किधर कितना होगा, वो भी उतना ही हो जाएगा, कितना, क्यों होगा ऐसा, तो स्ट्रेन का जो डाया था, हमने जो देखा था WSM एंड LSM में, स्ट्रेन का डायग्राम जो है वो हमेशा लीनियर होता है ना। WSM में
स्ट्रेस का डायग्राम लीनियर होगा, एलएसएम में स्ट्रेस का डायग्राम लीनियर नहीं होगा, दैट इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होगा। ओके चलिए देखते हैं। In design of pre-stressed concrete structure, which of the following limit state will come under the serviceability limit states? चलिए अब इसका क्या है, ये सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट है ना, लिमिट स्टेट कोलैप्सिबिलिटी एंड सर्विसबिलिटी, ये बताया नहीं हमें, तो क्या होगा चलिए देख लेते हैं। एक स्लाइड ऐड कर दूं यहाँ पे, ये तो करा दिया हूँ। चलिए लिमिट स्टेट में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कब फेल करेगा, जब स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट स्टेट, उसका जो स्टेज था वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो दो तरफ से देखते हैं, एक देखते हैं कि लिमिटेड सर्विसबिलिटी उसका खत्म हो जाए, सर्विसबिलिटी खत्म हो जाए, या फिर कोलैप्सिबिलिटी मतलब वो कोलैप्स कर जाए, सडन कोलैप्स मतलब क्या, अर्थक्वेक आ गया, मान लो आपने घर बनाया 100 साल के लिए कि 100 साल पे के बाद ये जगह खराब होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो वो सर्विसबिलिटी से पहले ही वो क्या हो गया, खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो दो तरह से देखते हैं, दो चेक करते हैं लिमिट स्टेट में क्या क्या है वो, चलिए देखते हैं क्या है वो। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, क्या क्या है इसमें, कोलैप्स में हमारा आ जाता है कॉम्प्रेशन, सेकेंड क्या आ जाएगा, फ्लेक्चर, फ्लेक्चर क्या हो जाता है, कंप्रेशन प्लस टेंशन, मतलब कंप्रेशन प्लस टेंशन, फिर क्या आ जाता है, शियर, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, टॉर्शन। These are the reason for limit state of collapse। अब हमारा क्या है कि हमारा एम ये होता है कि जब तक वो बिल्डिंग रहेगा, जितने साल के लिए हमने बनाया है, ये सब चीजें अचीव नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन के कारण फेल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सर के कारण, शियर और टोर्शन के कारण नहीं। फिर उसी तरह क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, सर्विसबिलिटी क्या हो जाएगा, कोरोजन, क्रैकिंग, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये सब जो है, ये सब जब शो होने लगे तो क्या है कि हमारा उसका टाइम पूरा हो चुका है, लिमिटेड स्टेट अचीव कर चुका है वो, ठीक है। तो यही सब है, चलिए अब देखते हैं, लिख लीजिए लिखना हो तो, चलिए। तो क्या बोल रहा है, इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच आर द फॉलोइंग लिमिटेड स्टेट्स विल कम अंडर सर्विसबिलिटी लिमिटेड स्टेट। सर्विसबिलिटी में कौन कौन सा आ जाएगा, फ्लैक्चर एंड क्रैकिंग, फ्लैक्चर किस में बताया था, कोलैप्स में, और क्रैकिंग, क्रैकिंग बताया था आपको सर्विसबिलिटी में, है ना। फिर डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग ये बताया था सर्विसबिलिटी में, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, shear deflection and cracking। तो deflection and cracking is in serviceability while shear is in limited state of collapse। Shear and deflection, shear is in again a limit of collapse and deflection is in serviceability। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In case of reinforced concrete, what is the minimum grade of concrete that should be used in seawater or when exposed directly along the sea coast? तो इसका कितना होगा आंसर, बताया हुआ है ये भी,
करेक्ट आंसर इज M30। मिनिमम जो ग्रेड यूज करते हैं वो क्या है, M30 यूज करते हैं इन सी कोस्ट रीजन। ओके चलिए अब ये देखिए, द सेक्शन ऑफ reinforced beam where most distant concrete fiber in compression and tension in steel attains permissible stress simultaneously called। अब ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा। क्या बोल रहे हैं सेक्शन में, मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर इज इन कॉम्प्रेशन, मतलब कि जो भी फाइबर है, डिस्टेंट जो भी दूर है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंट जो दूर वाला फाइबर है वो क्या है, पूरा कंप्रेशन में, सारा कंक्रीट का फाइबर क्या है, कंप्रेशन में है। और नीचे स्टील जो है पूरा परमिसिबल स्ट्रेस को अचीव कर चुका है, तो उस सेक्शन को क्या कहेंगे, बैलेंस सेक्शन। बताया हमने, आज शायद क्वेश्चन भी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करा था, तो ये भी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो क्या है, dead loads includes self weight of the structure and superimposed loads permanently attached to the structure। ओके, सही बात है ये। डेड लोड किसको बोलते हैं, डेड लोड वही बोलते हैं, डेड लोड वही होता है जो स्ट्रक्चर का अपना वेट होता है और उस पे आप ऐसा चीज लगाते हो जो उस पे हमेशा रहेगा। जैसे आप उसमें क्या कर दिए, प्लास्टरिंग कर दिए, आप उस पे मार्बल फिटिंग लगा दिए, है ना, वो क्या है, उसके साथ, उस स्ट्रक्चर के साथ वो हमेशा रहेगा, है ना। वॉल लगा दिया तो वो स्ट्रक्चर हमेशा, तो वो क्या डेड लोड में काउंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, डेड लोड चेंज देयर पोजीशन एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल गलत। डेड लोड्स आर नोन इन द बिगनिंग ऑफ द डिजाइन, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, इजी था ये तो। लाइव लोड, लाइव लोड वेरी इन मैग्नीट्यूड, वेरी करता है लाइव लोड। आप ही अपने आप को लाइव लोड मान लो, आप एक जगह पे खड़े हो जाओ, ठीक है, एक जगह पे खड़े हो जाओ, फिर अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाओ, बोलो मेरे बगल में खड़ा हो जा, ठीक है, फिर वो अपने और दोस्त को बुलाओ, तो मैग्नीट्यूड में वैरी हो रहा है लाइव लोड में, ठीक है। राइज इन पोजीशन, अब अपने रूम में एक जगह से दूसरी जगह घूमो, ठीक है, तो पोजीशन वैरी हो रहा है लाइव लोड का, ठीक है। इज एक्सप्रेस्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यस। लाइव लोड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉइंट लोड की तरह हम उसको नहीं दिखाएंगे, उसको हम करेंगे क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल की तरह उसको शो करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल reinforced beam if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel then beam is called, ये भी बताया हुआ है, कल बताया था ये अगर कंक्रीट में जो है परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहले पहुंच जाए एज कंपेयर टू स्टील, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस सेक्शन को बोलेंगे अंडर इनफोर्स सेक्शन, ठीक है। परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज, permanent dimension change due to loading of concrete is termed as, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डायमेंशन चेंज लोड, परमानेंट डायमेंशन चेंज कब होता है, किसके कारण होता है, क्रीप के कारण। क्रीप क्या है, क्रीप धीरे धीरे आता है, दिस इज कम विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद द टाइम, है ना। तो क्या होगा कि देखिए सिंपल सी चीज है कि जब आप कंक्रीट पे लोड लगाओगे, ठीक है, कंक्रीट पे आप जब लोड लगाओगे तो उसका जो एक्सट्रीम फाइबर होगा, टेंशन साइड में जो फाइबर होगा उधर क्या होगा, क्रैकिंग डेवलप होगा, क्रैक, छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप जब उस पर लोड लगेगा, फिर लोड आप हटाओगे, लोड लगाओगे हटाओगे, टाइम टू टाइम धीरे धीरे क्या होता है, वो सीधे सारे जो नीचे के छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वो सारे क्रैक्स टाइम की टाइम मिल जाते हैं, वही है क्रीप, क्या है, वही है क्रीप, और क्या। Which IS code gives details regarding water to be used in concrete? IS 456, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में बताया हुआ है। How does an increase in the pitch of the roof affect the amount of load that can be placed on it? तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी है, इट डिक्रीजेज। बट पीच क्या होता है, पीच एंगल होता है, पीच ऑफ द रूफ affects the amount of load that can be placed on it। नहीं, बनाया है ऐसा, ठीक है।
ये यहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करोगे। ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे यार। हाँ सही से करोगे आप, ऐसा नहीं कि सही से बनाया नहीं है, सही से करोगे आप। ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करोगे तो पीच एंगल क्या होगा इसमें? देखो, पीच एंगल ये है, ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। ये दिस इज द पीच एंगल, है ना? और ये जो है ना, इसका स्लोप, स्लैब का जो स्लोप है, रूफ का जो स्लोप है, इसको क्या बोलते हैं? पीच, है ना? क्या बोलते हैं? हाउ डज इंक्रीज इन द पीच ऑफ रूफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वुड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट? ये क्या होगा? हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा ये? करेक्ट आंसर इज बी, इट डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मोस्ट ऑफ द लोड applied to a building are environmental load. Most of the loads are dead followed by the live loads. ठीक है, तो ये क्या है? पहला क्वेश्चन तो, पहला तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसका कि मोस्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड टू अ बिल्डिंग आर एनवायरमेंटल लोड। बताया ही नहीं हूँ ऐसा कुछ। मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड फॉलोड बाय लाइव लोड्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए अब ये, इसके बाद जो है 71 के बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आज के लिए इतना ही, खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास। चलिए गुड बाय, टेक केयर। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, बना के बन जाएगा तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। ऐसे तो बताया हुआ है शायद ये सब तो बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में। नहीं भी बताया हुआ होगा तो इसको कर लिया जाएगा बढ़िया से। चलिए यहीं पे क्लास करते हैं, क्लास का द एंड। ओके, बाय, टेक केयर।